हेलो एवरीवन। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो नाम का चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। हम लोग आज हमारी जो लाइफ है, जो हमारी जीवन शैली है, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित हो चुकी है। इस समय जो आप पढ़ रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, तो मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए भी आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। मैं इस समय जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इवन अगर शहरों में बिजली चली जाए तो पानी पीने की किल्लत आ जाएगी, क्योंकि हैंडपंप नहीं होते अब शहरों में। सारे के सारे जितने भी पानी मोटर चलते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। ट्रेनें आवागमन पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे हो चुका है इस समय। और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ चुके हैं, तो कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक होता चला जा रहा है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ये अब और ज़्यादा वैल्यू रखने लगा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो बड़े ही ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग जानते हैं कि दुनिया की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स, परमाणु। और ये जो परमाणु होते हैं ये उनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। जैसे ये तुम्हारा कोई भी एक एटम है, मान लीजिए इस तरीके से। हालांकि एटम इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। ठीक है। मगर मान लीजिए कि जैसे ये तुम्हारा कोई अगर कोई एटम है, तो ये जो एटम है ये जनरली पहले ये माना जाता था कि एटम सिर्फ एटम है, उससे छोटा कुछ नहीं। मगर धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे खोजबीन और चलती चली गई तो पता चला कि भाई एटम तीन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है ना, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से तीन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के ये बनता है। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि कौन कौन से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। एक होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, हाँ, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है तुम्हारा प्रोटॉन, और एक होता है, हाँ हाँ, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो तीसरा हो गया तुम्हारा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को छोटा एन से, है ना। और इसे हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे छोटे छोटे से कुछ पार्टिकल्स हो गए। जब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में, तो इनके आपसी व्यवहार, इनके म्यूचुअल बिहेवियर के बारे में भी बात करते हैं। इनका म्यूचुअल बिहेवियर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, अगर हम लोगों से कोई पूछे कि परमाणु किन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग कुछ इस तरीके से इनके नाम बताएंगे। एक तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा तुम्हारा प्रोटॉन हो गया, और तीसरा हमारा न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है। ये तीन छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनका म्यूचुअल बिहेवियर, आपसी व्यवहार कैसा होता है, जरा हम लोग वो भी जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, एक बार क्या हुआ कि हम जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन को बिठाया गया, और एक बार प्रोटॉन के सामने प्रोटॉन को बिठाया गया, और एक बार हा 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 इलेक्ट्रॉन के सामने प्रोटॉन को बिठाया गया, एक बार इलेक्ट्रॉन के सामने न्यूट्रॉन को बिठाया गया, एक बार प्रोटॉन के सामने न्यूट्रॉन को बिठाया गया, एक बार न्यूट्रॉन के सामने भी न्यूट्रॉन को बिठाया गया। तो इस तरीके से एक एक करके सभी को आपस में इंटरेक्ट करवाया गया। ठीक है ना। तो ये देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों, जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो थे, वो दोनों एक दूसरे से देखते ही देखते एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करने लगे।
ठीक है ना। तो इनके बीच में एक फोर्स लगा, इनके बीच में एक बल लगा, जिसे नाम दिया गया प्रतिकर्षण बल। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन फोर्स। ठीक है। वैसे ही प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एक फोर्स लगा, जो कि दोनों को दूर भगा रहा था। इनके इनके बीच में भी एक फोर्स लगा, एक बल लगा, जिसे नाम दिया गया प्रतिकर्षण बल। वैसे देखा गया बाद में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक ऐसा फोर्स लगा जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगे, और इस बल का नाम दिया गया आकर्षण बल। आकर्षण के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आती हैं। मगर देखा गया कि जहाँ पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट था, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगा था। ठीक है। तो इस तरीके से ये देखा गया कि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो इनके बीच में फोर्स लगा रिपल्सन, रिपल्सन। ठीक है ना। इसका मतलब प्रतिकर्षण। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लगा, उसे नाम दिया गया आकर्षण। ठीक है। हाँ, उसे नाम दिया गया आकर्षण। उसे नाम दिया गया आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स। उसे नाम दिया गया अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। ठीक है ना। तो इनके इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा, इनके इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा, इस तरीके से ऐसे करके नो फोर्स। तो ये नो फोर्स जो वाली जो कंडीशन बनी है, ये बनी है न्यूट्रॉन के प्रेजेंट होने से। ठीक है ना। तो इनके आपसी व्यवहार को देखते हुए इन्हें एक मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इन्हें एक गणितीय जिम्मेदारी दी गई, इन्हें एक गुण से नवाजा गया, और उस गुण का नाम दिया गया चार्ज। ठीक है। उस गुण का नाम दिया गया चार्ज। तो इनके जो चार्ज हैं, इन पर जो आवेश दिए गए, वो कुछ इस तरीके से दिए गए। चार्ज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? आवेश। आवेश तुम्हारे तीन प्रकार के डिफाइन किए गए। किसके आधार पर डिफाइन किए गए? इनके म्यूचुअल बिहेवियर को देखते हुए। तो तीन तरीके के चार्जेस, एक तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, और एक तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, जिसे हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। ठीक है ना। हाँ। और एक तुम्हारा हो गया न्यूट्रल, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? उदासीन, हिंदी में बोलते हैं उदासीन। तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और तुम्हारा एक न्यूट्रल हो गया। तो जनरली ये देखा गया कि जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज दिया गया, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को दिया गया, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। और प्रोटॉन को दिया गया कैसा चार्ज? प्रोटॉन को दिया गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, और प्रोटॉन को पॉजिटिव। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, न्यूट्रॉन को जीरो चार्ज दिया गया। न्यूट्रॉन को जीरो चार्ज दिया गया, न्यूट्रल, मतलब ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से इन पर चार्जेस दिए गए, तो इस तरीके से इन पर चार्जेस इनको ऐसे करके दे दिए गए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो इनको इस तरीके के जो चार्जेस दिए गए, इन्हीं चार्जेस के आधार पर, इन्हीं आवेशों के आधार पर ये बताने में हम लोग सक्षम हुए कि जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये भी पता चल जाता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव हो गया, प्रोटॉन को तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, ऐसे करके। ठीक है। हाँ, प्रोटॉन को पॉजिटिव हो गया, और न्यूट्रॉन को तुम्हारा ऐसे करके न्यूट्रल हो गया। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोगों को ये सब देखने को मिल जाता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर का मतलब एक जैसे आवेश होते हैं, इनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाने की कोशिश करते हैं। मगर जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच में आकर्षण का बल लगता है। मगर जहाँ पर न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रॉन होता है, वहाँ पर कोई भी प्रकार का बल नहीं लगता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में ये तीन चार्जेस होते हैं। मैंने आपको बता दिया, पहला जो है नेगेटिव, दूसरा तुम्हारा पॉजिटिव, और तीसरा तुम्हारा न्यूट्रल। तो ये जो तुम्हारे तीन तरीके के चार्जेस हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन पर जो चार्जेस होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे चार्ज होते हैं। बड़े बड़े चार्ज कैसे बनाए जाते हैं, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ज़रा कि भाई ये जो चार्जेस हैं, ये जो तुम्हारे जो
चार्जेस हैं, ये छोटे छोटे चार्जेस हैं ऐसे ऐसे करके, तो इनको हम लोग ज़रा यहाँ पर ऐसे करके ठिकाने लगा दें। तो ज़रा देखिएगा, तो ये तो तुम्हारे छोटे छोटे चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी कितनी होती है, इसको ऐसे करके लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है -1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19, 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है। प्रोटॉन के चार्ज की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी होती है प्लस में, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज उतना ही तुम्हारा पॉजिटिव होता है। ये हो गया तुम्हारा 0 कूलॉम, तो 0 कूलॉम, ठीक है ना, कूलॉम, COULOUMB, ठीक है ना। ये तुम्हारे चार्ज हो गए, ये तुम्हारे चार्ज हो गए। ठीक है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो तुम्हारी कूलॉम होती है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। चार्ज की जो वैल्यू होती है उसकी यूनिट जो होती है वो तुम्हारी कूलॉम होती है। ठीक है ना। चार्ज की यूनिट हमेशा कूलॉम होती है, ऑलवेज रिमेंबर। आवेश का मात्रा कूलॉम होता है। ठीक है। अब हम लोग बड़े बड़े चार्जेस कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो बड़े बड़े चार्जेस कैसे बनते हैं। सपोज करिए कि जितने भी रसायन विज्ञान में आप लोगों ने ढेर तरीके के एलिमेंट्स के बारे में जाना होगा, बहुत तरीके के परमाणु होते हैं, रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कुछ भी हो गया। तो इस तरीके के तुम्हारे ढेर सारे एटम्स होते हैं। मैं आप लोगों के लिए फॉर एग्जांपल एक एटम लेता हूँ, मान लीजिए कि सोडियम का एटम। ठीक है ना, सोडियम का एटम, अज्यूम सोडियम एटम। ठीक है ना। तो सोडियम का एटम को हम लोग ऐसे करके मान लेते हैं सोडियम एटम। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, सोडियम का जो एटम होता है उसको लिखते हैं 11Na23, इस तरीके से उसे लिखा जाता है। ठीक है ना। हाँ, इसको इस तरीके से ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, सोडियम एटम 11Na23। यहाँ पर ये जो 11 लिखा होता है, ये जैसे यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, तो इस 11 का मतलब क्या है, इस 23 का मतलब क्या है। तो इस 11 का मतलब एक्चुअली में होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो 23 लिखा होता है, ये ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो होता है एटॉमिक वेट। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर हो गया, जैसे कि हम आपको बोलते हैं ये वाला नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब ये परमाणु क्रमांक क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। हाँ, परमाणु क्रमांक। दूसरी चीज़ क्या है, ये वाला जो तुम्हारा नंबर है इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं परमाणु भार। ठीक। अच्छा, इस परमाणु भार में क्या होता है वो भी आप लोग समझिएगा, परमाणु भार। ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं ऐसे करके। अब देखिएगा, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है किसी भी परमाणु के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बताता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक बात और याद रखिएगा, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है ना। हाँ, उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना। हाँ, उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो आप लोग ये भी चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ अब क्या है, अब आप एक चीज़ और देखिएगा, जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट। ठीक है ना। हाँ, एटॉमिक वेट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, ये बताता है आप लोगों को प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का योग बताता है, तो एटॉमिक वेट। ठीक है ना। हाँ, तो एटॉमिक वेट इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, अरे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, ये तो ये चीज़ ये बताती है और वो चीज़ वो बताती है, ठीक है ना। कहने का मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऑल आप ऑलवेज इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये चीज़ क्या बताती है, ये चीज़ ये बताती है और ये चीज़ ये बताती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी उदासीन परमाणु में जिस पर कोई भी आवेश नहीं हो, उस पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमेशा एटॉमिक नंबर देख लीजिए, मतलब परमाणु क्रमांक देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे ही उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है ना। उतने ही प्रोटॉन इसलिए होते हैं क्योंकि उस पर टोटल जीरो चार्ज है, उदासीन है परमाणु, ठीक है। तो जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उसमें उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये तुम्हारा प्रोटॉनों की संख्या, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं किसी भी सामान्य परमाणु में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े आवेश बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े आवेश कैसे बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा कोई सोडियम का आइटम है, सपोज दैट, मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई सोडियम का आइटम है, इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया 11Na23, ठीक है ना। ये कोई भी आइटम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तुम्हारी 11, ठीक है ना। 11 इसमें से इलेक्ट्रॉन है और इसमें 11 ही प्रोटॉन भी हैं, इसमें 11 प्रोटॉन भी हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि ऐसे करके हमने देखा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे करके निकाल लिया, ठीक है ना। हाँ, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके निकाल लिया, सपोज दैट माइनस एक इलेक्ट्रॉन। जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, ठीक है। प्रोटॉन कितने बचे, 11। अच्छा, क्या हम इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से प्रोटॉनों को नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रोटॉन रहते हैं किसमें, नाभिक में। नाभिक कहाँ होता है, परमाणु के बीचों बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अब की मान लीजिए कि हमने क्या किया, अब की हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, सपोज दैट अब की हमने इसमें से इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऐड कर दिया तो हमने ये देखा कि इसके अंदर परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर प्लस का 11 चार्ज है और तुम्हारा माइनस का 10 है, तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो प्लस का 11 है, प्लस का 11 है और तुम्हारा माइनस का 12 है, तो तुम्हारा टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि इस पर चार्ज तुम्हारा कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर चार्ज तुम्हारा नेगेटिव आ गया और यहाँ पर चार्ज तुम्हारा कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर चार्ज कैसा है, जीरो, मतलब ये तुम्हारा न्यूट्रल है, ये वाला तुम्हारा न्यूट्रल है, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव। अगर आप ज़रा ध्यान से देखें, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पर ऐसे करके मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका लाता हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा है। तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी। मगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और उधर उसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता,
ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो हमेशा कैसा चार्ज डेवलप करवाती है। इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है वो उसकी वजह से कैसा चार्ज डेवलप होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ऑलवेज याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, मतलब धनात्मक चार्ज तुम्हारा बनता है, धनात्मक आवेश बनता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बनता है। अच्छा, और जब हम लोग बात करते हैं किसकी बात हम लोग, अरे हाँ, चलिए, जब हम लोग बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से, तो चार्ज हमेशा कैसा बनता है, तो चार्ज बनता है तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है ना। तो चार्ज तुम्हारा बनता है नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये होती हैं चीज़ें, ये होती हैं चीज़ें, इस तरीके से चार्जेस बनते हैं। जरा सोचिए, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक नेगेटिव आया, दो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें हम जोड़ देते तो यहाँ पर दो नेगेटिव आ जाते, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते तो तीन नेगेटिव चार्ज आ जाते। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज आ जाएगा अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज आ जाएगा। अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो तीन इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज आ जाएगा। अगर हम इसमें मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें n इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं अगर हम इसमें प्लस में n इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, n इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, जैसे तो इस यहाँ पर जो टोटल चार्ज तुम्हें दिखाई देगा, तो यहाँ पर जो तुम्हें टोटल चार्ज दिखाई देगा वो तुम्हारा क्यू चार्ज दिखाई देगा, और वो चार्ज कितना होगा, इलेक्ट एन इंटू ई। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर था एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो वन इंटू ई, ठीक है ना, क्यू बराबर कितना आया, वन इंटू ई। ये इस नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल चार्ज तुम्हारा आ गया एन इंटू ई। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि अगर किसी में एन इलेक्ट्रॉन अगर हमने एंट्री करा दिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने जैसे एन इलेक्ट्रॉन ऐड कराए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज आएगा, ठीक है ना, ऐड कराने पर। मगर ज़रा सोचिए कि अगर हम यहीं से जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं से फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे ऐसे करके अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है, अगर हम इसमें से एन इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लें इसमें से, तो टोटल चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा। तो निकाल लेने पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, धनात्मक, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, कितना बन जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा Q बराबर N इंटू ई पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं किसी परमाणु में से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो उस पर सबसे ज़्यादा आधिपत्य किसका होने लगेगा, प्रोटॉन्स का। तो चार्ज कैसा दिखने लगेगा परमाणु पर, प्रोटॉन जैसा, कैसा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करने लगेंगे तो चार्ज कैसा दिखने लगेगा, नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी परमाणु पर हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव या किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। कैसे हम लोग बना लेते हैं, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, या तो इलेक्ट्रॉन हम उसमें जोड़ दें या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन घटा दें, तो इस तरीके से हम लोगों को टोटल चार्ज दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। चलिए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पर जो मैंने लिखा था पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर देखने लायक ये है कि जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो हमेशा बनता है किस तरीके से, नेगेटिव चार्ज तुम्हारा बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा होती है इस तरीके से, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक। और जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बनता है वो तुम्हारा कैसा बनता है, पॉजिटिव चार्ज कैसा बनता है, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा ऐसे करके बनता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, इस तरीके से। और न्यूट्रल चार्ज तुम्हारा कब बनता है, न्यूट्रल चार्ज तुम्हारा तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तुम्हारे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। तो इस तरीके से तुम्हारे ये चार्जेस बनते हैं। तो ये एक चीज़, ये रिलेशन ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से भी पूछ सकता है,
ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अगर आप मान लीजिए, अगर हम आपसे बोलें कि लोहे की एक गेंद पर कुछ आवेश दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, और कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। ठीक है, तो मान लेते हैं, जैसे अगर हम आपको ये कह दें कि a metallic ball a metallic ball bears 4.8 multiplied by 10 to the power minus 16 coulombs. Okay, calculate the excess or deficiency of electrons। ठीक है, प्रश्न का हिंदी में मतलब है कि किसी धातु की गेंद पर, ठीक है, किसी धातु की गेंद पर इतना आवेश है। कितना आवेश है, मैं इसको हिंदी में लिखे दे रहा हूं। किसी धातु की गेंद पर किसी धातु की गेंद पर किसी धातु की गेंद पर +4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर -16 कूलॉम आवेश है। ठीक है ना, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ज्ञात करिए। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ज्ञात करिए। कमी या अधिकता ज्ञात करिए। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ऐसे करके हम लोगों के सामने प्रश्न आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस प्रश्न में हम लोग ये देखेंगे कि आवेश का चिन्ह कैसा है। ठीक है, तो आवेश का चिन्ह कैसा है ये चीज़ हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन, तो आपको लोगों को दिया गया है Q बराबर +4.8 इंटू 10 टू दी पावर -16 कूलॉम। ठीक है, इतना आवेश दिया गया है। जब कुछ भी ना लिखा हो तो समझ जाना कि प्लस है। ठीक है ना, कुछ भी ना लिखा हो तो समझ जाना प्लस है। और प्लस वाला जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, हाँ, इसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे ये कहें कि Q बराबर N इंटू ई। ठीक है ना, तो Q की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -16, एंड दिस इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दिस इज़ 1.6 एंड 3 टाइम्स, तो ये तुम्हारा 3 बार तुम्हारा कैंसिल हो गया। ये -19 है, जब ये इधर आएगा तो तुम्हारा इतना ऐसे हो जाएगा 10 टू दी पावर -16, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा +19, और ये तुम्हारा हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू जो निकालते हैं तो वो आ जाती है तुम्हारी, हाँ, तुम्हारी n की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो आ जाती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 3। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब हो जाता है तुम्हारा 3000, मतलब 3000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो पूरी की पूरी गेंद में 3000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो याद रखिएगा 3000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कितना है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अगर हम आपसे ऐसे करके पूछें
कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस प्रोटॉन्स की संख्या, ओहो, माइनस प्रोटॉन्स की संख्या, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इलेक्ट्रॉनों की इतनी कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका हम ऐसे करके कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इस इनका जो अंतर है वो भी तुम्हारा 3000 ही आएगा। क्यों आएगा 3000? क्योंकि भैया इसलिए आएगा क्योंकि इसका मतलब भी तो वही है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसका ये भी मतलब होता है, इसीलिए कभी अगर क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ देना तो ये मत समझना कि ऐसे कि ये क्या पूछ दिया गया हमसे, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सिंपल हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, अब आगे की तरफ हम लोग सीखेंगे कि कैसे वैद्युत धारा बहती है। किसी भी, हम लोग जितने भी, मतलब हम लोगों के घरों में जनरली देखते हैं तो बिजली के जो तार होते हैं वो किसी धातु से बने होते हैं, ठीक है ना, मेटल से बने होते हैं। और जो किसी मेटल से बने हुए जो धातु के तार हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं उन मेटल्स के बारे में कि ये कौन सी मेटल है और यही क्यों इस्तेमाल करी गई, तो उसके पीछे के तमाम रीज़न होते हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे कि कैसे वैद्युत धारा बहती है इन धातु के तारों में, ठीक है। चलिए, इन धातु के तारों में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेटल मेटल का जो एटम होता है, मेटल एटम मतलब धातु का परमाणु, ठीक है ना, हाँ, किसी भी धातु का परमाणु, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको हम लोग कॉपी किताब में दिखाते कैसे हैं। तो धातु के परमाणु को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो तुम्हारा कुछ ऐसा होता है। जैसे धातु के परमाणु से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाने का मतलब उसको तरीका जो होता है ना, वो इस तरीके का होता है, ऐसे करके, एक तुम्हारा ऐसे करके ये सर्किल बना होता है ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, ऐसे करके ये सर्किल बना होता है यूं करके। और इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं, इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं हाँ, इस सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं क्या, केर्नेल। इसको हिंदी में बोला जाता है केर्नेल, और अंग्रेजी में भी केर्नेल ही बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ, KERNEL, केर्नेल, ठीक है। और ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको हिंदी में केर्नेल ही कहा जाता है, इसको कुछ और मत आप लोग कह देना, ठीक है ना, हाँ, केर्नेल। और इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये हो गया तुम्हारा मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी धातु के परमाणु को दिखाने का तरीका होता है, जब हम लोग कॉपी किताब या अपने नोट्स में कहीं दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जब हम लोग किसी धातु के परमाणु के बारे में, ठीक है ना। ये हमने आपको क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है ताकि आप लोग ये जान जाएं कि किस तरीके से हम लोगों को मेटल के एटम को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हाँ, चलिए मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी कोई एक, मतलब कोई एक मेटालिक वायर है, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई एक मेटालिक वायर है ऐसे करके, ठीक है, हाँ, ये तुम्हारा कोई एक ऐसे करके मेटालिक वायर है ऐसे करके। और फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे ये कहें, अगर हम तुमसे ये कहें, ठीक है, हाँ, अगर हम तुमसे ये कहें, ये जो तुम्हारा मेटालिक वायर है, ये जो तुम्हारा मेटल मेटल का जो वायर है ऐसे करके, ठीक है, मेटल का जो वायर है, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे से परमाणु हैं, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे से परमाणु हैं, मान लेते हैं जैसे एक हो गया तुम्हारा, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है ना, हाँ, चार हो गया, वैसे ही मान लेते हैं एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, वैसे ही तुम्हारा एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके कुछ तुम्हारे परमाणु हैं, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हाँ, ये ऐसे करके सपोज दैट मान लेते हैं कि इनके बीच में जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एटम होता है उसके बीच में ऐसे करके एक पॉजिटिव चार्ज होता ही होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता ही होता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता ही होता है, होता ही होता है, ठीक है।
तो अब आप ये समझिए कि जितने भी एटम्स होते हैं इनके पास बीच में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और इन पे ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है ऐसे करके। ये सभी के अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी के सभी अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पर एज इट इज ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम आप लोगों को एक बात और बताते हैं। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऐसे करके, हमने यहाँ पर ऐसे करके एक यहाँ पर ऐसे करके मैंने तार जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक ऐसे करके तार जोड़ दिया यूं करके, और ये जो तार हमने यहाँ पर एज इट इज ऐसे करके जोड़ा, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ये बैटरी है, सपोज दैट, ठीक है ना। हाँ, ये मान लेते हैं ऐसे करके मैंने बैटरी यहाँ पर ऐसे करके एक जोड़ दी यूं करके, ठीक है। और ये जो बैटरी है, बैटरी से हमने यहाँ पर ऐसे करके एक तार जोड़ दिया, यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया इसको ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके हमने इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये हमने ऐसे करके इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब आप इसको ज़रा ध्यान से ऐसे, अरे हाँ, अब आप इसको ज़रा ऐसे करके देखिएगा यूं करके, ठीक है। हाँ, ऐसे करके, अरे हाँ, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, तो यूं इस तरीके से जब हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ पर ओहो मान लेते हैं जैसे यहाँ पर तुम्हारा ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस तरीके से नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ये तुम्हारी पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली तुम्हारी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर हम इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर एक हम स्विच लगा दें, अगर हम यहाँ पर ऐसे करके एक स्विच लगा दें यूं करके, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके हम लोग, अरे ऐसे करके अगर हम लोग ऐसे करके स्विच लगा दें यूं करके, ठीक है। तो ये जो स्विच हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लगाया है, ये जो स्विच यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे करके लगाया है, ये स्विच बना हुआ है। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो बना हुआ है, नेगेटिव प्लेट है। कोई भी जो बैटरी होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है कि यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन है, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ढेर सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं, या ये बोलें कि यहाँ पर ढेर सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एकत्रित हैं, ठीक है ना। ढेर सारे चार्ज यहाँ पर एकत्रित हैं, इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो ये अभी कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, ये जा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इधर अभी रास्ता बंद है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने ऐसे करके इसको ऐसे करके सर्किट क्लोज कर दिया। हमने जैसे ही स्विच क्लोज किया, वैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पर बाकी के इलेक्ट्रॉन धक्का देते हैं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले हैं। नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अभी तक रिपेल क्यों नहीं कर रहे थे, मतलब अभी तक प्रतिकर्षित क्यों नहीं कर रहे थे, कर रहे थे मगर जाएं कहाँ, आगे तो पुल टूटा था। तो बाद में क्या हुआ कि जब पुल बना तो सभी ने एक एक करके ऐसे करके आगे वाले को धक्का दिया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए उस पर फोर्स लगाते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। हाँ, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, मोशन से मोटिव हो गया, ठीक है ना, और फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ से एक टर्म निकल करके आता है ई एम एफ, ठीक है ना, ई एम एफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस तरीके का जो बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और ये एक ऐसा बल होता है जिसका मात्रक वोल्ट होता है, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। अभी तक जितने भी आपने बल पढ़े होंगे उनका सभी का मात्रक न्यूटन होता था, मगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है, ठीक है, इसको जो मोशन करने के लिए बाध्य करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसको बोल देते हैं विद्युत वाहक बल। अच्छा, ये विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये विद्युत वाहक बल एक्चुअली और कुछ नहीं होता, ये बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में ये लगने वाला वोल्टेज होता है, जिसे आप वी कहते हो, इतने वोल्ट का है, ठीक है। अच्छा, बाद में ये क्या करते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं ऐसे करके। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे करके बैठ गया, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया।
ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि इस तार के अंदर तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, हम इस तार के अंदर जाएं तो जाएं कैसे, हम इस तार के अंदर जाएं तो जाएं कैसे। मगर बाद में क्या होता है कि भाई तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर कहते हैं भाई कूद जा, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो बाद में ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके अंदर ऐसे करके कूद पड़ते हैं। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे करके कूद पड़ते हैं इसके अंदर। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर ऐसे करके कूद पड़ते हैं, तो जैसे ही ये तीन इलेक्ट्रॉन इधर अंदर एंट्री करते हैं, उसी समय पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं। उसी समय पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके बाहर निकलते हैं, तो इनकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए ये तीन इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आते हैं। इनकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए ये तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आगे की तरफ आते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। ये तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बाहर की तरफ आते हैं, आगे की तरफ आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ठीक है, और इनकी वैकेंसी पूरा करने के लिए ये तीन इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, चलिए, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में ऐसे करके बहने लगते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में ऐसे करके बहने लगते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी एक जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स एक ही दिशा में बहते हों, जब कभी भी एक जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स एक ही दिशा में बहने लगते हैं, तब उनकी सामूहिक गति को हम लोग धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा, मतलब करंट कहते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलते हैं, इसीलिए हम लोग इनको, इनकी कंबाइंड मोशन को बोलते हैं क्या? धारा। मतलब, धारा मतलब करंट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट बहने लगती है। तो हमको एक चीज़ ये पता चल जाती है कि किसी धातु के तार में इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रिसिटी के बहने का मेन कारण क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बहने का मेन कारण होता है इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारे यहाँ पर बह रहे हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों का इसके अंदर बहना, मतलब मोशन करना, ठीक है ना। अच्छा, बहुत पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में बहते हैं उसी दिशा में वैद्युत धारा बहती है। मगर बाद में ऐसा देखा गया कि चुंबकत्व के कुछ गुण हैं, मैग्नेटिज्म के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो मैग्नेटिज्म के जो रूल्स होते हैं वो इससे मेल नहीं खा रहे थे, वो इसे अपोज कर रहे थे, उसके विपरीत थे बिल्कुल। बाद में ये माना गया कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, ऐसा माना गया। तो देखा गया कि मैग्नेटिज्म के सारे रूल फॉलो करने लगे, सारे रूल बिल्कुल सही साबित हो गए। तो इस तरीके से उसे मैच खाने लगे, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से शुरू बाद में ये माना गया कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के बहने के बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। मतलब वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो तुम्हारी विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉनों के बिल्कुल अपोजिट होती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारी ये वाली होती है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारी इस तरीके से ऐसे करके दिखाई गई, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। हाँ, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर ऐसे करके, ठीक है ना। तो दिस इज द करंट, तो दिस इज द करंट, तो दिस इज द करंट, ऐसे करके, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बहते हैं किसी धातु के तार में, तो ऐसे करके फिर वैद्युत धारा आई बहती है। आई की वैल्यू ऐसे करके कैलकुलेट करी जाती है, मतलब, ठीक है ना। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की अगर वैल्यू निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला होता है कि मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री करते हैं तो 1 सेकेंड में 3 इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ यहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक तार के अंदर जो बिजली का तार होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर होते हैं, उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती, सिर्फ बहते रहते हैं। उसमें उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है।
इसीलिए ये कहा जाता है कि बिजली के तार में करंट जो बह रही हो या ना बह रही हो, दोनों दिशाओं में वो धातु का तार उदासीन रहता है। ये सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, मगर ऐसा सचमुच में है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ना बढ़ोतरी होती है, ना घटते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा उतने ही रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये बड़ा अजीब लगेगा सुनने में भी कि किसी तार में बिजली बह रही है, करंट बह रही है, मगर फिर भी वो उदासीन है। इसलिए उदासीन है, न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी नहीं होती, ना ही उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल जो चार्ज फ्लो कर रहा है, वो 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर फ्लो करता है 1 सेकेंड में। ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे खिसके, यहाँ से ये आगे खिसके, यहाँ से ये आगे खिसके, कुल मिलाकर के 3 का ही फ्लो हुआ है। तो इसीलिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री करते हैं, तो एन बाहर निकल जाएंगे। तो अंदर खिसके कितने, एन इलेक्ट्रॉन मतलब का चार्ज जो है ना, वो ट्रांसफर हुआ है इसके अंदर। तो इसीलिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी इतनी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब वैद्युत धारा बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना। चार्ज फ्लो, आवेश प्रवाह, चार्ज फ्लो। ठीक है ना। हाँ, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना। हाँ, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। ठीक। तो कहने का मतलब वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। ठीक है ना। हाँ, तो वैद्युत धारा बराबर हम लोग लिखेंगे प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश बटे लिया गया समय। ठीक है ना। हाँ, प्रवाहित आवेश बटे लिया गया समय। तो एक चीज आप लोग यहाँ से ऐसे करके देखिएगा, ये होगा। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? अगर हम लोग चार्ज की बात करें, चार्ज की, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी कूलॉम। ठीक है ना। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी कूलॉम। कूलॉम, और टाइम की होती है तुम्हारी सेकेंड। तो कूलॉम पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाती है। और कूलॉम पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। ठीक है ना। हाँ, कूलॉम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी में हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कूलॉम प्रति सेकंड। ठीक है ना। हाँ, कूलॉम पर सेकंड। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एम्पियर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। तो याद रखिएगा ये चीज़ कि इस तरीके से वैद्युत धारा बहती है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके आगे की ओर हम लोग चलते हैं। इसकी जो लैंग्वेज है, जो वैद्युत धारा की जो लैंग्वेज है, तो वो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। हम आप लोगों को ये वाली जो पीडीएफ रहेगी वो आप लोगों को इसी वीडियो के साथ मिल जाएगी। ठीक है। तो आप लोग को लिखने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं ऐसे करके, नेक्स्ट पन्ने पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, किसी धातु के तार में। हाँ,
किसी धातु के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण ही बहने के कारण ही वैद्युत धारा बहती है। जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं परमाणुओं से टकराते हैं परमाणुओं से टकराते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु इलेक्ट्रॉनों के बहाव में एक अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों देखिए, मैंने इसकी पूरी भाषा लिख दी है। आप लोग ये पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है वो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी धातु के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा बहती है। ये मैंने आपको बताया भी है, दिखाया भी है, समझाया भी है, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि परमाणुओं से टकराएंगे। कहाँ पर टकराएंगे? ये जो छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से बहते हैं तो ये इन्हीं परमाणुओं से टकराते हैं जो ये केर्नेल हैं उनसे। केर्नेल कौन? पॉजिटिव वाला हिस्सा। तो ये इन परमाणुओं से टकराते हैं। जब ये इन परमाणुओं से टकराते हैं तो टक्कर के दौरान कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। और इसी वजह से जो बिजली की मशीनें होती हैं, जैसे ये पंखा हो गया या कोई मोटर हो गई या कोई भी इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट हो गया, कुछ समय के बाद में वो गर्म होने लगता है। तो उसका भी कारण यही होता है, ठीक है ना। तो इसका भी कारण सिर्फ यही होता है कि ये कुछ समय के बाद में गर्म होने लगता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो परमाणुओं से टकराते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये परमाणु इलेक्ट्रॉनों के बहाव में एक अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये वाले जो परमाणु हैं, ये वाले जो परमाणु हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्ट्रॉन बह के आ रहा होगा, इनसे टकराएगा, तो ये जो परमाणु होंगे ये उन बहते हुए इलेक्ट्रॉनों के लिए एक अवरोध का काम करेंगे। तो ये एक अवरोध उन्हें प्रदान करते हैं। इसी अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्ट, जिसकी यूनिट ओम होती है ना। और इसे ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो जवाब होता है तुम्हारा ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। और कई बार तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ही पूछा जा चुका है, जिसकी यूनिट होती है, मात्रक होता है ओम, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट वाला तुम्हारा जो टॉपिक था कि किस तरीके से विद्युत धारा बहती है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखने लायक है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के बहाव के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द, हाँ, नोट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज
ऑलवेज opposite to the direction of flow of free electrons। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि वैद्युत धारा की किसी, जब हम लोग बात करते हैं, हाँ, आउटसाइड द सर्किट, एक बात याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ लिखना भूल जाते हैं, आउटसाइड द बैटरी, आउटसाइड द बैटरी, आउटसाइड द बैटरी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। outside the battery, direction of electric current is always opposite to the direction of flow of electrons। मैंने ये क्यों लिखा, इसके पीछे एक लॉजिक है कि आउटसाइड द बैटरी, बैटरी के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, बैटरी के बाहर की, मैं बैटरी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रा, जब हम लोग बैटरी के बाहर की बात करते हैं, बैटरी के बाहर की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है बैटरी के बाहर की ही बात करेंगे, क्योंकि बैटरी के अंदर की अगर हम लोग बात करने लगेंगे तो ये चीज़ कुछ और हो जाएगी, तो ये चीज़ कुछ और हो जाएगी। जैसे कि बैटरी के बाहर की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो तुम्हारी बैटरी के पॉजिटिव से और तुम्हारी इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल की ओर है। मगर बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो करती है तो बैटरी के अंदर करंट इस तरीके से ऐसे करके फ्लो करेगी, मतलब बैटरी के अंदर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, याद रखिएगा। मगर बैटरी के बाहर जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करती है, मतलब सर्किट में ऐसे फ्लो करती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के बहाव के विपरीत दिशा में होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वे कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, और वो कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है, और वो कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी नहीं और थोड़ी हाँ फ्लो करती है, ठीक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर्स की। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कोई भी कमेंट अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो इसकी हिंदी भी आप लोग अपने आप से इसी के नीचे लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे कि बैटरी के बाहर वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहाव के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।